हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी पर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और आज ये तीसरा पार्ट है इसका। तो आप लोगों ने अगर जो पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख सकते हैं और ये तीसरा पार्ट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे पिछले जो 2 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ फैक्ट बेस्ड भी है, क्योंकि मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, इससे से रिलेटेड कुछ फैक्ट बेस्ड भी है और कुछ अदर भी हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं आज। तो हम सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं, इसलिए इनको भी जानना भी ज़रूरी है। तो पहला है इसमें कि जो इतिहास का पिता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास जो हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कौन है? हेरोडोटस है। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो भारतीय इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। फिर जब सिकंदर भारत आया था ना, तो यूनानी जो वो था आक्रमणकारी, तो जब सिकंदर भारत आया था तो उसके साथ सिकंदर के साथ कुछ लेखक भी भारत आए थे। तो उनमें कौन कौन से थे जो कि सिकंदर के साथ भारत आए थे? उनमें थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। कौन कौन से थे? निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। ये क्या थे? सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक थे। फिर सिकंदर के पश्चात जो लेखक थे, लेखकों में से मतलब जो लेखक थे और 3 राजदूत जो भारत आए थे वो कौन कौन थे? लेखक के साथ साथ 3 राजदूत थे जो भारत आए थे। जैसे मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है जो कि मौर्य काल में भारत आया था। मौर्यकालीन इतिहास इन्होंने लिखा था। फिर डायमेकस और डायोनीसियस। ठीक है, तो मैगस्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस, ये क्या था? सिकंदर के बाद जो लेखक थे वो थे। और सिकंदर के साथ कौन आए थे? सिकंदर के साथ आए थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा यात्री जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो 3 आए थे, 1 नहीं आया था। तो 3 कौन कौन आए थे? निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। फिर सिकंदर के बाद कौन कौन आए? जैसे मैगस्थनीज आया, डायमेकस आया और डायोनीसियस आया। फिर एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है वो प्लिनी ने लिखी है, जो कि एक इतिहासकार रहे हैं। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है जिसमें भारत के पशुओं के पौधों, भारत के जो पशुएं हैं या पौधे हैं, जो खनिज हैं भारत में पाए जाने वाले, उनकी जानकारी मिलती है। तो मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे पशु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो खनिज हैं भारतीय संपदा, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है इस नेचुरल हिस्ट्री में, जो कि पुस्तक किसकी है? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? ज्योग्राफी टॉलमी ने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, फिर है एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक बुक है जिसके कि अज्ञात लेखक है, मतलब इनके लेखक अभी तक पता नहीं चला है कि इसके लेखक कौन है। और फिर कुछ चीनी यात्री है, जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे अलबरूनी आया, इब्न बतूता, बहुत सारे यात्री भारत आए हैं। तो उनमें से कुछ चीनी यात्री भी थे। उनका विवरण, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो कुछ चीनी यात्री हैं जो कि भारत आए। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि पहले तो कि क्रम में बताइए, चीनी यात्रियों का या यात्रियों का क्रम बताइए। तो इनमें कौन कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से पूछा जाता है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड, कौन थर्ड। फिर फायान किसके शासनकाल में आया, वैनसांग किसके शासनकाल में आया, इत्सिंग किसके शासनकाल में आया। इस तरह से यात्रियों के बारे में पूछा जाता है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। 3 यात्री हैं ये चीनी यात्री जिनके बारे में पूछा जाता है, फायान, वैनसांग और इत्सिंग। कौन कौन है? फायान, वैनसांग और इत्सिंग। पहला है फायान, सेकंड वन इज वैनसांग एंड थर्ड वन इज इत्सिंग। तो फायान जो है ये आया था 5वीं सदी के प्रारंभ में। पहला चीनी यात्री था ये जो भारत आया था। फायान 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था
और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय बोले या विक्रमादित्य बोले, इनके दरबार में ये भारत आया था। और ये क्या करता है अपनी पुस्तक में ये क्या करता है, भारतीय समाज की जो संस्कृति है, ठीक है, भारतीय समाज की जो संस्कृति है और यहाँ पर जो भी आर्थिक स्थिति उस टाइम जब वो यहाँ पे आया था भारत, उस टाइम भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह से थी, भारतीय समाज किस तरह का था, यहाँ की संस्कृति किस तरह की थी, उन सब पर उन्होंने क्या किया है, लेख लिखा है, मतलब प्रकाश डाला है। तो फायन कब आया था? 5वीं सदी में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, उनके दरबार में आया था। और विक्रमादित्य सेकंड बोले या चंद्रगुप्त द्वितीय बोले। वैनसांग की बात करें अगर जो, तो ये हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में भारत आया था। और वैनसांग ने जो यात्रा वृत्तांत अपना लिखा, जो भारत आए थे, तो उन्होंने भारत का वर्णन कौन सी उसमें करी है? वैनसांग की रचना क्या है? सी यू की में भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका इत्सिंग। इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था, ठीक है। तो फायान सबसे पहले आया 5वीं सदी के प्रारंभ में, फिर वैनसांग आया 7वीं सदी के प्रारंभ में, और इत्सिंग क्या आया 7वीं सदी के अंत में। तो फायान, फिर वैनसांग, फिर इत्सिंग, ये 3 यात्री हैं जो कि भारत आए थे। तो जो इत्सिंग है वो बाद में आए, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का वर्णन किया है, जैसी भी भारत की स्थिति रही होगी उस टाइम, उसका वर्णन किया है उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका अरबी यात्री। कुछ अरबी यात्री थे जो कि भारत आए और उन्होंने भारत का वर्णन किया और यहाँ पे पुस्तक लिखी। इनमें पहला है आपका अलबरूनी। अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, 11वीं सदी में आया था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी की जो रचना है, कृति है, वो क्या है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है और आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है ये। और एडवर्ड सचाऊ ने तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। तो एडवर्ड सचाऊ ने तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? एडवर्ड सचाऊ ने किया है। तो अलबरूनी 11वीं सदी में आए, महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इनकी पुस्तक तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है और उस टाइम के इतिहास की जानकारी देता है ये। और तहकीक ए हिंद का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया है एडवर्ड सचाऊ ने। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है। पहला क्या है? इब्न बतूता क्या है? मोरक्को का यात्री था और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो रेहला के नाम से है, ठीक है। इसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से? रेहला के नाम से था, जो कि अरबी भाषा में है, ठीक है। रेहला किस भाषा में लिखी गई? किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है और 14वीं शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में ये क्या करता है? जानकारी देता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर चीन भेजा तथा काजी के पद पर इनको नियुक्त किया। तो ये किसके शासन, पहली बात है किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इनको चीन भेजा गया था और काजी के पद पर भी इनको नियुक्त किया गया था। राजदूत बनकर किसको भेजा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर चीन इब्न बतूता को भेजा गया था। नेक्स्ट है आपका कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें देते हैं, जिनमें कि अभिलेख आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? आपके अभिलेख आते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। तो इनमें पहला है आपका सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से मिला है, बोगजकोई से, ठीक है। पहला अभिलेख जो है वो मध्य एशिया से मिला है, बोगजकोई, पता नहीं, ठीक है। तो पहला अभिलेख क्या है?
पहला अभिलेख बोगजकोई अभिलेख है जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है बोगजकोई अभिलेख पर जो है देवता जो है 4 देवताओं का नाम मिलता है। कौन कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्या। ठीक है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बोगजकोई अभिलेख है इसमें किस देवता का नाम नहीं मिलता है या किस देवता का अंकन नहीं है। तो कौन कौन से हैं देवता? मित्र है, वरुण, इंद्र और नासत्या। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन मिलता है बोगजकोई अभिलेख से और पहला अभिलेख है ये अभिलेख माना जाता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनसे ऋग्वेद की तिथि का ज्ञात करने में मदद मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में किससे मिलती है? बोगजकोई अभिलेख से। 4 वैदिक देवताओं का वर्णन इसमें मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्या। अब भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो किसके हैं? अशोक के अभिलेख हैं जो कि 300 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में से कौन माने जाते हैं? अशोक के अभिलेख माने जाते हैं जो कि क्या है? 300 ईसा पूर्व के हैं। फिर आते हैं आपके सिक्के भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। तो प्राचीन काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था और इन आहत या पंचमार्क सिक्कों पर क्या होता था? पेड़, मछली, सांड, हाथी जो अर्धचंद्राकार होते थे ये चिन्ह इन पर बने होते थे। फिर भारत में लेख युक्त सिक्के जो है मतलब जिन पर लेखन युक्त सिक्के, ठीक है, जिन पर लिखा होता था कुछ, सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? यवन शासकों ने जारी किए थे। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। तो सिक्कों के बारे में हमने क्या देखा? जो प्राचीन सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों पर किसके चिन्ह होते थे? जैसे पेड़, मछली, सांड, हाथी, ये सारे चिन्ह बने होते थे। फिर भारत में सबसे पहले जो लेख लिखने वाला सिक्के चलाए वो किसने चलाए? यवन शासकों ने जारी किया। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा कि नेक्स्ट लेखन प्रणाली के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो भारतीय इतिहास के 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मानव को जो है किसी भी चीज़ का मतलब मानव जो है जंगलों में निवास करता था। ठीक है, पशुओं की तरह व्यवहार करता था। इसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था ज़्यादातर। आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिपि तो लिखी गई है लेकिन लिपियों का हमें ज्ञान मतलब पढ़ी नहीं गई है। वो जो भी लिपियां हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे हम तो वो क्या है? एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। फिर आता है ऐतिहासिक काल जिसके बारे में हमें प्रमाणित स्रोत मिले हैं मतलब जिनको हम पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल की अगर जो हम बात करें तो इस टाइम पे लिपि का विकास नहीं हुआ था। संपूर्ण अध्ययन जो है वो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है और लिपि का इस टाइम विकास नहीं हुआ था। तो मानव सभ्यता की अगर जो हम बात करें आरंभिक इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब जब मानव सभ्यता का उदय हो रहा था उस टाइम पे 3 भाग इतिहास के देखने को मिलते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अगर जो हम बात करें तो इसमें जो होमो सेपियंस था ना मतलब आधुनिक मानव, ठीक है, ज्ञानी मानव का उदय हो चुका था पुरापाषाण काल में और आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उद्भव हो चुका था, विकास हो चुका था। पुरापाषाण काल स्थल जो है जो भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और पुरापाषाण कालीन स्थल है ये। यहाँ पे अनेक गुफाएं प्राप्त हुई हैं जो कि कब की हैं? पाषाणकालीन गुफाएं हैं। फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के छोटे औजारों का प्रयोग देखने को मिला है। मतलब छोटे छोटे औजार जो है मानव बनाना उस टाइम सीख गया था। पत्थरों से औजार बनाता था, पत्थरों से बनाता था लेकिन औजार बनाना सीख गया था। माइक्रोलिथ हथियार जो है बनाना सीख गया था। मतलब जो छोटे छोटे औजार थे ना पत्थरों से जो बनते थे उनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ बोलते थे। फिर अस्थियों का सींग से निर्मित उपकरण जो है बनाने लग गया था। ठीक है, ये सारे किस चीज़ के लिए होते थे? शिकार करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मानव जो है शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है और राजस्थान का बागौर है वहाँ से मध्य पाषाण पशुपालन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं।
दैट मीन्स कि मध्य पाषाण काल में कहीं कहीं पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर नवपाषाण काल आते आते मनुष्य जो है कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती जो है मनुष्य ने प्रारंभ करी थी। तो कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ और गेहूं जौ की खेती सबसे पहले हुई थी यहाँ पे। तो कृषि का प्रारंभ जो है, प्रारंभिक जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, बलूचिस्तान में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिले हैं। और इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो अगर जो कृषि का आएगा, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। फिर कश्मीर का जो बुर्जहोम वाला इलाका है वहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और जो मालिक के साथ शव के दफनान, मतलब मालिक का जो शव है उसके साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कश्मीर के बुर्जहोम से मिले हैं। तो कश्मीर के बुर्जहोम से एक तो गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा कुत्ते को मालिक के साथ, मनुष्य के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर आता है नवीनतम खोज। नवीनतम खोज के आधार पर लहुरा देव जो है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यूपी, कबीर नगर यूपी में लहुरा देव वाली जगह पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिलता है। वैसे तो अभी तक तो ये बोला गया था कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। लेकिन अगर जो नवीनतम खोज, मतलब नई खोज अभी वर्तमान में जो खोज की गई है उसमें जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का आधार माना गया है वो क्या माना गया है? लहुरा देव। अगर जो ये आएगा क्वेश्चन कि नवीनतम खोज के आधार पर किस स्थान पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो आएगा फिर आपका लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश कबीर नगर में है। और चावल के कहाँ पे मिले हैं? कोल्डी हवा में ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये थे आपके दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 3, जो कि इसमें हमने आज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना और देखना, अपनी तैयारी को मजबूत करना इनको पढ़ के। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी तरह से अगर जो मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। ऐसे मत सोचना कि जो वीडियो बस प्रेजेंटेशन बेस्ड होती हैं वही अच्छी होती हैं। नहीं दोस्तों, आप लोग इस तरह की वीडियो देखोगे ना तो इसमें कंटेंट बहुत अच्छा होता है और आप लोगों की तैयारी जो है इनसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। आप लोग सोचिए कि कितना अच्छा कंटेंट है ये आप लोगों के लिए। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।